यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर कहें या कहें हत्या हुई। सेम जैसे अतीक मामले में रिपोर्टर बन के कुछ शख्स आए थे जिन्होंने अतीक को मार डाला। कुछ ऐसे ही कुछ घंटे पहले ही एक जनाब वकील के भेष में आते हैं और संजीव माहेश्वरी जो गैंगस्टर बाहुबली है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। संजीव माहेश्वरी को अगर मैं और अच्छे से आपको जानना हो तो समझें कि संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी है। मुख्तार अंसारी अपने आप में बहुत बड़ा बाहुबल है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसी का करीबी था संजीव माहेश्वरी। संजीव माहेश्वरी लखनऊ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट पहुंचा तो उसके करीब कैसे जाया जाए, खुद वो गैंगस्टर बाहुबल है, पुलिस भी आसपास थी। उसी में से एक शख्स प्लान ये बनाता है कि आज वो संजीव माहेश्वरी को मौत के घाट उतार देगा, वो भी सरेआम। तो सेम वही चीज रिपीट की जाती है जिस तरीके से अतीक मामले में शूटरों ने यह ध्यान दिया कि देखिए मीडिया वालों को कोई रोक टोक नहीं है, वो पुलिस के करीब जा सकते हैं। सेम यहां पर भी वो शख्स वकील के भेष में आता है, करीब पहुंचता है और अपनी पिस्टल निकालकर दनादन फायर करना चालू कर देता है। उस शख्स का नाम है जो हत्यारा है, विजय यादव है। वो दनादन गोली मारता है और मौके पर ही संजीव माहेश्वरी को मौत के घाट उतार देता है। कई राउंड जो फायर हुए उसमें आसपास जो खड़े लोग थे 3-4 लोग घायल भी हो जाते हैं, यहां तक कि पुलिस वाले भी घायल होते हैं और एक मासूम भी घायल हो जाता है। लेकिन संजीव माहेश्वरी की हत्या हो जाती है। अभी जो संजीव माहेश्वरी है ये कौन है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस गैंगस्टर और बाहुबल में और किस तरीके से यूपी में गैंगस्टर को सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं मार रहे, अब गैंगस्टर दूसरे गैंग वाले भी आकर गैंगस्टरों को मार रहे हैं, वो भी सरेआम। यूपी में क्राइम का खौफ है कि क्राइम का खौफ देखिए किस कदर है, या कहें पुलिस का भी खौफ खत्म हो चुका है कि शूटर पुलिस के सामने कचहरी के अंदर खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। अस्पताल के बाहर एक गैंगस्टर की मौत के घाट उतार दिया जाता है जहां पुलिस का पूरा बाहुबल था, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आज कोर्ट के अंदर भी एक शख्स गोली मारकर गैंगस्टर को हत्या कर देता है, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये वही हत्यारा है जिस वक्त ये हत्या करने के बाद तुरंत पुलिस इसे घेर कर खड़ी हो जाती है। अब ये जो हत्यारा है इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सारे पुलिस वाले इसको घेर कर खड़े रहते हैं। ये अब तो इसके पास कुछ था नहीं, जब इसे कार्रवाई करनी थी ये कार्रवाई करके अपना खत्म कर चुका है। उसके बाद यूपी पुलिस इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है कि उसको बचाने के लिए क्या कहें या उसे रोकने के लिए हा होल्ला करती है। इस वीडियो को छोटा सा अंश देखिए, आपको समझ में आएगा कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि इसने एक बाहुबल या कहें गैंगस्टर को मार डाला सरेआम कचहरी के अंदर। कोर्ट के अंदर हाई सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर भी हत्या हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए आपको आगे और भी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं संजीव माहेश्वरी के इतिहास के बारे में। वो कैसा गैंगस्टर था और वो मुख्तार अंसारी का फेवरेट कैसे बना। अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोर्ट से एक गैंगस्टर को मार दिया गया है, किसने मारा है, कौन सा दूसरा गैंग शामिल है, इस बात का पुलिस पता लगाएगी। लेकिन ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि संजीव माहेश्वरी जीवा आखिर था कौन, कैसा था इसका वर्चस्व, किस तरीके से इसने उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाई, बड़े बड़े गैंगस्टर से जुड़ा और अब जाकर ये मुख्तार अंसारी का फेवरेट बन गया। तो दरअसल इसके पूरे वर्चस्व की या इसकी पूरी कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक में। 90 के दशक में जो संजीव माहेश्वरी जीवा है, इसे ज़्यादातर लोग जीवा डॉन, जीवा गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। इसने कुछ गैंग से जुड़ना शुरू किया। पहले थोड़ी मोड़ी मतलब रंगदारी की, मारा पीटा धमकाया, इस तरीके से अपने आप को इसने आगे बढ़ाया और अपना नाम पहले बनाया। धीरे धीरे ये डर का माहौल पैदा करने लग गया लोगों के बीच। इसने पुलिस की नाक में दम कर दिया, आम लोगों को परेशान कर दिया। 90 के दशक में इसने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शुरुआती दिनों में ये क्या करता था। तो अगर इसके बचपन की ओर या इसकी जो युवा अवस्था थी उस वक्त ये क्या करता था, एक दवा खाने में काम करता था। एक छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ पर एक डॉक्टर थे, उनके साथ ये काम करता था, काम सीखता था। जो मरीज़ आते थे उनको छोटी मोटी दवाई दे देना, कोई परेशानी है वो डॉक्टर को बता देना, टाइमिंग नोट कर लेना, इस तरीके के ये काम किया करता था। अब इसी दौरान एक दिन इसने देखा कि जो इसके मालिक हैं यानी जो डॉक्टर साहब हैं वो बड़े परेशान हैं। तो ये पूछता है उनसे कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हो।
तो जो डॉक्टर साहब हैं वो बताते हैं कि मेरा ना कहीं पे पैसा पड़ा हुआ है अटका और वो बंदा मुझे दे नहीं रहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा कि जो वो आदमी है वो मुझे पैसा दे नहीं रहा। अब ये जीवा बोलता है कि मुझे बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं कर दूंगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मेरे इतने इतने पैसे जो हैं उस पर बकाया हैं, वो मुझे दे नहीं रहा, इतने दिन हो गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, तुम अगर वो पैसे ले आए तो तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो संजीव जीवा भले बचपन में उसने काम करना शुरू किया, किस तरीके से उसकी लाइफ रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक जो डॉन गिरी थी, जो गैंगस्टर गिरी थी, वो उसके अंदर ही थी। उसने तुरंत हाँ कर दिया, उसने जैसा बोला उसने वैसा किया भी। वो डॉक्टर के जिस आदमी का डॉक्टर ने पता बताया था उसके पास जाता है, उसे डराता है, धमकाता है, मार पीट कर वो पैसे लेकर भी आ जाता है और डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है, वो सोचता है बंदा तो बड़ा काम का है, ऐसा डॉक्टर को लगता है। लेकिन अब उसी वक्त जो संजीव जीवा है, जो ये गैंगस्टर है, उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है और वो उस डॉक्टर को ही किडनैप कर लेता है। सिर्फ किस लिए? उन पैसों के लिए, क्योंकि अब वो उसके लिए पैसे लेकर आया था। उसे पता लग गया कि डॉक्टर तो मालदार है, इसके पास पैसे हैं। दिमाग जो था जीवा का पहले से खुराफाती था, इसके लिए वो डॉक्टर को किडनैप कर लेता है और पैसे हड़प लेता है। ये था पहला केस। अब इसके बाद जो जीवा है उसका हौसला बढ़ जाता है। एक तरफ वो एक ऐसे क्राइम को जब अंजाम देता है तो उसे लगता है कि अब मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसके लिए वो कोलकाता के एक बिजनेसमैन है बड़े, उन्हें किडनैप कर लेता है और उनसे 2 करोड़ की रंगदारी मांगता है। उस वक्त 90 के दशक में 2 करोड़, उस वक्त वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किडनैपर 2 करोड़ रुपए मांग सकता है, लेकिन जो गैंगस्टर था उसने उस वक्त 2 करोड़ रुपए मांगे। इतना ही नहीं, ये जो गैंगस्टर है, इसने जो बीजेपी के नेता थे ब्रह्मदत्त, उनका भी जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी इसका नाम आया। जो एक और हैं बीजेपी के नेता जिनकी हत्या की गई थी, जिसमें नाम आया था कृष्णनंद का, उनकी भी इसने हत्या की थी। तो ये जितने बड़े नाम हैं, जितने जो यूपी में उस वक्त में जो अपराध हुए, नेताओं की जो हत्या हुई, उसमें भी संजीव जीवा का नाम सामने आया। साथ ही साथ जब इसने इस तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया, उससे पहले ये जब इसने कोलकाता के किडनैपर को कोलकाता से एक बिजनेसमैन को किडनैप किया, उससे पहले इसने अपने डॉक्टर जो थे जिसके यहाँ काम करता था उन्हें किडनैप किया। इतना करने के बाद ये सीधे निकल गया हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ पर एक नाजिम गैंग था जिससे ये जुड़ा। अब उनके साथ काम करता रहा। काम करने के बाद फिर ये एक सत्येंद्र बरनाला का एक ग्रुप था, वो भी एक गैंगस्टर था यूपी का, उसके साथ जुड़ा, उसके साथ काम सीखा, पैतरे बनाए, तरीके सीखे किस तरह से काम होता है और कॉन्टैक्ट्स बनाए। जो गैंग होते हैं, जो उनके गुर्गे होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बनाए। फिर धीरे धीरे इसका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा हथियारों में आ गया। इसे हथियारों को लेकर इंटरेस्ट हो गया, थोड़ा तिकड़मबाज था, खुराफाती था। तो इसने सोचा क्यों ना बड़े बड़े और जो बाहुबली हैं, जो गैंगस्टर हैं, जैसे कि अतीक हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, इनके साथ ग्रुप बनाया जाए या इनसे जुड़ा जाए। और इसी सिलसिले में इसने मुख्तार अंसारी के साथ मीटिंग की। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी जो है उसे हथियारों का बड़ा शौक है, वो भी अत्याधुनिक हथियार, मतलब जितने भी मॉडिफाई और जितने भी नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं उस वक्त पर, वो मुख्तार अंसारी को बेहद पसंद थे। वो शौक रखता था ऐसे हथियारों का, और इसी का फ़ायदा उठाया संजीव जीवा ने, क्योंकि इसको नॉलेज थी, इसके पास तिकड़म था, ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा सकता था, ये हथियार अरेंज कर सकता था। यही सारे तिकड़म इसने मुख्तार अंसारी पे लगाए और ये मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। और इसके बाद इसने बीजेपी नेता जो ब्रह्मदत्त थे उनकी हत्या हुई 1997 में। फिर कृष्णनंद हैं, उनकी भी हत्या हुई, उसमें भी इसका नाम आया। तो इस तरीके से इसने अपनी पैठ बनाई और बड़े बड़े गैंग में शामिल हुआ। और उन्हीं गैंग में शामिल होने के बाद जब इसने हत्या की तो उसी सिलसिले में इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियार पसंद थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको बता दूँ, ये जो संजीव जीवा है, या संजीव माहेश्वरी, माफ़ कीजिएगा, संजीव माहेश्वरी है, ये पहले जो गैंग है मुन्ना बजरंगी गैंग, जितने भी लोग यूपी के माफिया गैंगस्टर या जितने भी यंगस्टर जो न्यूज़ देख रहे हो या जो जर्नलिस्ट हों, उन्हें पता होना चाहिए कि जो मुन्ना बजरंगी गैंग है एक टाइम में यूपी में अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा रखता था। मुन्ना बजरंगी गैंग से ये संजीव जुड़ता है, वहीं से इसकी मुलाकात अपने गुरु, आने वाले गुरु या कहें जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उससे जाकर मिलता है मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी को अपना, जो मुख्तार अंसारी कहता वो हर चीज़ कर लेता। हथियारों का जो शौक रखता था मुख्तार अंसारी, उसकी हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तिकड़मबाज करता। इसी से खुश होकर मुख्तार अंसारी उसे हमेशा पैसों से मदद किया करता। 90 के दशक में यूपी में
हथियार जिसके पास ज़्यादा रहते उसका बाहुबल उतना ही ज़्यादा माना जाता। हथियार कम है, देसी कट्टे से अगर हम हमला करें तो कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन AK-47 राइफल लेकर अगर आप यूपी में घूमे तो युवा, खासतौर पे गैंगस्टर, तो काफ़ी ज़्यादा नाम होता था। तो इन सब में इसकी खासतौर पे जो मदद करता था वो संजीव करता था। संजीव इतना ज़्यादा निपुण हो चुका था अपने काम को लेकर कि मुख्तार अंसारी इसको अपना फेवरेट मानने लगा था। शूटरों का इंतजाम करना हो संजीव को बोलो, वहां पे किसी को जाकर धमकाना हो संजीव को बोलो, किसी की किडनैपिंग करवाना हो संजीव को बोलो। अब संजीव अपने मुख्तार अंसारी जो बॉस था उसके नाम पर बड़ी वसूली करता, कोई पैसों की कमी नहीं रहती। लेकिन जो गुरु है, थोड़ी सी बात मुख्तार अंसारी की कर ले। देखिए मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से लेकर यूपी में लाया गया जेल में, तो उसकी जो मुख्तार अंसारी की जो गैंग वाले थे वो फिर से ज़्यादा एक्टिव हो गए। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए DM को थप्पड़ तक लगा दिया था। अब इसका ये बाहुबली समझिए, उसकी जो लड़के थे, उसकी गैंग के जो लड़के थे, जब पंजाब से लाकर उसे यूपी में शिफ्ट किया गया तो यूपी के जो जितने भी बाहर जो घर थे, कहते हैं कि किराए पे उसके गैंग वालों ने ले लिया। क्योंकि जो मुख्तार अंसारी है उसे दशहरी आम खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसके आम का इंतज़ाम भी उसी के लड़के करते थे। कहते जब वो जेल में जब 2006 या 7 में रहा करता था मुख्तार अंसारी, तो उसने बाकायदा जेल में एक तालाब बनवा दिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी को ताज़ी मछलियाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब बाहुबल है, गैंगस्टर है, हथियारों की कोई कमी नहीं है, संजीव जैसा उसका यार है जो बेस्ट फ्रेंड कहें या बेस्ट शख्स है या शागिर्द है जो उसके कहने पर हर चीज़ करता था, तो ताज़ी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा दिया। बाकायदा मुख्तार अंसारी चबूतरा लगा के बैठता था जेल में, और जितनी भी जो जेल में लोग रहते थे या जेलर को छोड़कर जितने भी कैदी रहते थे उन सब की सुनवाई क्या करता। अगर मुख्तार अंसारी जेल में कह देता कि तुम आज से ये काम करोगे, कोई दूसरा उससे चैलेंज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जब हम इस पर खबर की रिसर्च कर रहे थे तो एक शख्स था जिसे उस दिन जेल से बाहर आना था। अब वो शख्स जेल से उस दिन बाहर आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी चबूतरा लगाकर उसी गेट के जहाँ से निकलते हैं बाहर, वहाँ पर बैठ गया और लोगों की सुनवाई करने लगा। सुनवाई करते करते सुबह से शाम हो गया, जिस वजह से उसके निकलने का जो वक्त था वो पूरा नहीं हो पाया। वो अब अगले दिन जाके निकला। अब ये सोचिए कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उसको आज निकलना है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी गैंगस्टर की कोई बाहुबल में कमी नहीं होती है। उसका वर्चस्व, उसका खौफ उतना ही बना रहता है। और खास तौर पे यूपी के जेलों में अगर कोई गैंगस्टर जाए और उसने बाहर अपना खौफ फैलाया हो तो उसको भैया जी कह के भगवान लोग मान लेते हैं कि जितने भी कैदी रहते हैं कि अरे भैया जी आए हैं, भैया जी का बाहुबल बहुत तगड़ा है, इनके साथ साठगांठ कर लो, कहीं तुम्हें जेल में कोई परेशान नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा ही माहौल मुख्तार अंसारी अपना कायम रखता था जेल के अंदर। मुख्तार अंसारी क्यों, अतीक अहमद के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जेल में रहते रहते वो धमका देता था जितने भी उसके यूपी में बिल्डर्स हैं या किसी से पैसा वसूली करना हो, तो अतीक अहमद भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। लेकिन मुख्तार अंसारी भी कोई कम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से संजीव की जो हत्या हो गई है कोर्ट के अंदर ही, अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हॉस्पिटल के बाहर लोग सेफ नहीं हैं। अब क्योंकि हॉस्पिटल 4 कदम की दूरी भी था, तो इस तरीके से अतीक को मारा गया कि वो हॉस्पिटल तक अंदर पहुंच ही नहीं सकता। एक और गैंगस्टर जो कोर्ट माना जाता है कि हाई सिक्योरिटी है, वहां पर भी हत्या हो जाती है। तो देखिए पुलिस की आंखों के सामने सारी चीजें हो रही हैं, ये बात तो रही सामने। लेकिन जेल के अंदर भी बाहुबल की दुनिया अगर कोई थोड़ी कमजोर हो जाए तो ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अपनी जेल में जिंदगी गुजार रहे थे, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो जेल के अंदर भी जाकर बहुत ज्यादा खुश हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और जेल से ही अपने पूरे गैंग को चला रहे हैं। इस कड़ी में सबसे अहम आता है मुख्तार अंसारी के बेटे का नाम, कि वो जेल में किस तरीके से रह रहा है, वो भी चलिए अब आपको बताते हैं। अब अगर बात करें मुख्तार अंसारी के बेटे की और जेल की, तो हमें चलना होगा चित्रकूट जेल। क्योंकि जब मुख्तार अंसारी पर केसेस लगे, जो भी जिस तरह की उन्होंने हत्याएं की, रंगदारी की, लोगों को डराया धमकाया, जिस तरह से उनका बाहुबल था उत्तर प्रदेश में, जैसा उनका वर्चस्व था, उसके बाद जब योगी सरकार आई, जिस तरह से एक्शन हुए, कई सारी प्रॉपर्टी सीज हुई, तो वो जेल में बंद हुए। अब एक्शन धीरे धीरे और बढ़ता गया, उनकी बीवी का नंबर भी आया, बेटे का नंबर भी आया। तो जो उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी, इस सिलसिले में वो चित्रकूट जेल में बंद किए गए। लेकिन इसके बाद वो बाहर जाते हैं बेल पर, फिर फरार हो जाते हैं, वहाँ शादी करते हैं। लेकिन अब यूपी पुलिस है, पीछे पड़ी रहती है, किसी तरह उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाता है और चित्रकूट जेल में रखा जाता है। लेकिन जो उनकी नई नवेली वाइफ हैं, अब वो जेल जाना शुरू करती हैं। तो इसी सिलसिले में आप ये देखिए कि वहाँ पर जो जेल में जिस तरीके से पुलिसकर्मी थे, जो जेलर थे, उनका साथ दे रहे थे, ये कितनी शर्म की बात है। निखत अब्बास अंसारी, ये उनकी बीवी का नाम है और ये मुख्तार अंसारी की बहू हैं। ये
हाँ, मतलब महीने में आप लगा लीजिए कि दिन 2 या 3 दिन छोड़कर ये अक्सर चित्रकूट जेल जाती, अपने पति से मिलती और समय रखती 11 से 12 बजे के बीच का। ये जाती और जब ये अपने पति के साथ अंदर कमरे में जाती तो बाहर 2 पुलिसकर्मी खड़े होकर पहरा देते। अब आप सोचिए जेल के अंदर पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं। जैसे कि दीपक ने पहले बताया किस तरीके से मुख्तार अंसारी चबूतरा लगाता था, उसी तरीके से आप देखिए उसका बेटा अपनी बीवी के साथ उस जेल के अंदर जो कमरा है उसमें है, तो बाहर 2 लोग पहरा दे रहे हैं, वो भी पुलिसकर्मी। इसके अलावा सबसे शर्म की बात यह है कि इन दोनों पति पत्नी ने उस जेल को अपना अय्याशी का अड्डा बना लिया। आप इस तरीके से समझिए कि जेलर तक आते हैं, उनको भी इस चीज़ की पता है कि हाँ एक मुख्तार अंसारी की जो बहू हैं वो रोज़ आती हैं, इस टाइम पर मिलने आती हैं। तो जो जेलर का रूम था वो एक तरीके से इन लोगों ने अपना अय्याशी का अड्डा बना लिया। उस रूम में ये लोग रहते, जितनी देर इन्हें बात करनी होती वो करते। इसके अलावा जो निखत है, जो ये औरत है, ये जो जेल कर्मी उन्हें पैसे देती, उन्हें लालच देती, उन्हें बड़े बड़े कुछ इक्विपमेंट्स देती, जितने भी उसके पास पैसे हो सकते वो देती, ये सारी चीज़ें वो देती। अब इस सिलसिले में एक लेडी ऑफिसर हैं, उनको जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो उन्होंने इस पर जांच की। तब निखत अंसारी का सारा मामला, जिस तरीके से ये कर रही थी, जिस तरह से जेल जाती थी, अपने पति से मिलती थी, जेलर भी इस पूरे जो कहते हैं ना प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण में वहाँ के पुलिस वाले भी सब मिले हुए थे, सब पैसे खा रहे थे। तो जब वो लेडी ऑफिसर आती है, वो जब इस पूरी चीज़ की जांच करती है तो सारी चीज़ जब सामने आती हैं तो निखत अंसारी को भी जेल में बंद किया जाता है। लेकिन अब ऐसे में ये मुश्किल थी कि दोनों को अलग अलग जेल में रखें, और ये ज़रूरी भी है। तब इसके बाद कासगंज जेल में शिफ्ट किया जाता है अब्बास अंसारी को, और निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा जाता है। उन पर भी ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि वो इस तरीके से अपने पति से मिल रही हैं, रोज़ मिल रही हैं, बल्कि जेल में जाने के लिए एक पूरा मैनुअल होता है, आप उसके आधार पर ही किसी से मिल सकते हैं, पूरी मंजूरी लेनी होती है आपको। लेकिन वो रोज़ जा रही हैं, जेलर को ही पता है अपने पति से बड़े आराम से मिल रही हैं। कोई ना पुलिस का डर रह गया, ना जेल में किसी जेलर का डर है, ना किसी चीज़ का इन लोगों को डर था, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को भी किसी चीज़ का डर नहीं था। इसके अलावा अगर और बात करें, और चीज़ें बताएं, तो शाइस्ता लीजिए, अभी तक फरार चल रही है शाइस्ता, किसी को पता नहीं है। इसी तरीके से हमने जब पहले अतीक और उनके बेटे पर जब चार्जेस लगे हुए थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तब ये भी सुना था कि जो अतीक का बेटा है उसे जेल में गर्मी लग रही थी तो उसके लिए कूलर वगैरह मंगवाया गया था, बढ़िया बाहर से खाना मंगवाया जाता था, बाहर ढाबे का वो खाना खाता था, पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से पुलिस वाले खाना लेकर आते थे, उसे देते थे। तो जेल के अंदर इस तरीके से अय्याशी का अड्डा बनाना, मौज मस्ती का अड्डा बनाना, साथ ही अतीक के आप कितने वीडियोस देख लीजिए, जेल में बैठकर वो कितने आराम से फ़ोन पर लोगों को धमका रहा है, पैसे मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर किसी भी गैंगस्टर का, बाहुबली का या किसी भी अपराधी के हित में बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में इस तरह से मारा जा रहा है, प्लस जेल में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जेलर की आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको पता है, लेकिन वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें अब जो सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं सब पर एक तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है, यूपी पुलिस पर भी, जिस तरीके से सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मेरा जो पर्सनल मानना है कि पोस्टिंग बहुत अहम कड़ी होती है सरकारी नौकरी में। आपने देखा होगा कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो आसपास आपकी सरकारी नौकरी में रहते हैं उनकी पोस्टिंग हो गई, पुलिस वाले, डिफेंस में या आर्मी या कहीं भी जो रहते हैं, तो पोस्टिंग, जो मेरा मानना है कि जो ब्रिटिश ज़माने से ये जो पोस्टिंग वाला जो कवायद शुरू हुआ, उसमें उनका मकसद ये रहता था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एक जगह बैठकर अपना हुक्म का इक्का ना चलाने लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। जब पोस्टिंग होती है, नया अफसर आता है, वो देखता है पुराने वाले ने गलती की थी, मुझे उसको सुधारना पड़ेगा। कभी कभार मामला पलट भी जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी पोस्टिंग होती है, नया अफसर आता है, तो वो अपने मुताबिक चीज़ें चलाना चाहता है। जब वो देखता है कि मैं पहले वाले अफसर ने या जो मैं पहले वाली जगह पे जो काम करता था वो शख्स, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, तब जाकर ये पूरा मामला खुलता है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जो जितनी भी जेल हैं सारे जेलर अच्छे हैं या सारे जेलर खराबी हैं। होता यूँ है कि हर एक जेलर को पता होता है कि क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या खामियां हैं, लेकिन ये चीज़ें बताएगा कौन? ये चीज़ें तब जाकर खुलती हैं जब कोई दूसरा अफसर उसकी सीट पर आके बैठता है, वो देखता है कि पुरानी फाइल खंगालता है कि वो पैसे उसने वहाँ से लिए थे, या मान लीजिए कोई जेलर ही बनता है, उसके पहले वाले जेलर में कोई मिठाई का डब्बा लेके जाता था कि जरा आप मुझे रोज़ की तरह 2 घंटे मिलने दिया कीजिए। अब जो नया अफसर वो कहेगा कि भैया देखिए, रूल बुक के मुताबिक आप आधे घंटे ही मिल सकते हैं, लेकिन कहेगा कि जनाब आपके पहले तो जो थे उन्होंने 2-2 घंटे का टाइम रखा हुआ था, पैसे वैसे की कमी है, ये ले लीजिए। तो नया अफसर तब चौकन्ना हो जाता है, उसे लगता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए।
तब जाकर ही पूरा मामला खुलता है। खैर ये तो बात रही पोस्टिंग की, लेकिन जिस तरीके से यूपी में जो इमेज बन रही है कि हॉस्पिटल के बाहर बाहुबल या गैंगस्टर का एनकाउंटर हो जाता है या लोग मार देते हैं, कोर्ट के अंदर हत्या हो जाती है, ये देखिए बहुत पहले बात कही जाती थी जंगल राज वाली। जंगल राज आपको अच्छा सुनने में कई लोग कह रहे होंगे, कई लोग जस्टिस मिला। देखिए ये बहुत गंदा इमेज जाता है दुनिया के सामने कि एक कोर्ट के अंदर किसी की हत्या हो जाए, हॉस्पिटल के बाहर किसी की हत्या हो जाए, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। बाहर जो मान लीजिए कोई न्यूज़ देख रहा होगा उसे क्या लगेगा कि इंडिया में खासतौर पे यूपी में लोग सेफ ही नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर लोगों को मार दिया जाता है। कोर्ट के अंदर आपने कितनी दफ़ा सुना होगा, बहुत पहले 90 के दशक में सुना जाता था कि कोर्ट में किसी को गोली मार दी गई। जैसे दिल्ली में ये चीज़ ज़्यादा है। दिल्ली कोर्ट के सामने हम अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो रोहिणी कोर्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर है कि वहाँ पर आए दिन शूट आउट हो गया, जैसे कि गैंगस्टर्स का ही हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आता है दिल्ली से। देखिए कोर्ट जहाँ पे वो जगह है जहाँ पे न्याय मिलती है, न्याय मिलने वाली जगह पर अगर कुछ इसी तरीके से हत्याएं होने लगी तो लोगों का इंसाफ से विश्वास उठ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। इसका इंप्रेशन आप सोचिए कि बाहर जो कोई न्यूज़ देख रहा होगा, कि कोई समझ रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि दिल्ली कोर्ट में गोली चल गया, यूपी के कोर्ट में गोली चल गया, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो हमारी सरकार को चाहिए, हमारी पुलिसिंग को चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें कैसे चली गई अंदर, वो पिस्टल लेके अंदर कैसे चला गया। हम अभी कुछ देर पहले बाइट सुन रहे थे, उसमें एक वकील कह रहा था कि देखिए भैया जनाब, वो ना पुलिस वाले फ़ोन चलाते रहते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, कौन लोग बाहर आ रहे हैं, वो क्या सिक्योरिटी करेंगे। बल्कि कायदे से ये चाहिए पुलिस एकदम पुख्ता होकर, एकदम सजग होकर देखे कि पैनी नज़र रखे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये भी नहीं कि कोई आया कोई चला गया, को उसने वकील का वो डाला होगा कोड तो भैया वो वकील ही होगा। अरे वकील का कोड डाला होगा तो जांच तो करोगे आप, आईडी कार्ड तो होगा उसका, क्या परमिशन है उसको अंदर जाने की। ये सब चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन सरकार और पुलिस को आप जाकर सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा देश बदलाव के दौर पे है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर वो चीज़ें ये सब देखेंगी तो उनकी मन में विश्वास उठेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर आप ज़मीन लेने जाते हैं और आपको पता लगे कि ज़मीन के आसपास खून खराबा होता है, क्या आप पैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। आपको पता लगेगा वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब वही सोचिए, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आकर क्या देख रही हैं कि यहाँ पे यूपी जैसे इलाके में जहाँ पे हम इतना पैसा लगा रहे हैं वहाँ इतना ज़्यादा क्राइम है, ये सेफ नहीं है। तो हो सकता है वो चाहे पैसे जो जितने भी पैसे लगाएंगे वो पीछे ले लें। तो हमारी पुलिसिंग और सरकार को चाहिए कि बहुत सजग हो गया, बहुत सावधानी से इन लोगों को पकड़े और इन पर कार्रवाई करे और एक नज़ीर पेश करे कि इस तरीके से आगे ये सब चीज़ें ना हो। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।